हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जैसे वहाँ पे लिखा गया है कि 2022 की शुरुआत सबसे बड़ी पोस्ट के साथ में है। वही थंबनेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको पता उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। आपको तो पता ही ऑलरेडी आपने थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा। तो ऐसी कौन सी पोस्ट है जो कि 2022 की शुरुआत उसके साथ होने वाली है? तो वो मैं बात कर रही हूँ आरबीआई ग्रेड बी की। आरबीआई की असिस्टेंट की भी पोस्ट निकलने वाली है, आरबीआई ग्रेड बी की भी पोस्ट निकलने वाली है। लेकिन जो आरबीआई का फिलहाल जो सैलरी रिवीजन हो गया है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंडिडेट को उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो वैसे तो कितनी भी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाए ये एक वीडियो इसके लिए काफ़ी नहीं है, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो और मैं उतना लेंदी बनाना ही नहीं चाहती। तो मैं एक काम करूँगी कि इसके जो भी है जो बेसिक है वो मैं इसके अंदर दे दूँगी, और इसका प्रमोशंस कैसे होता है, ग्रोथ क्या है, करियर ग्रोथ क्या है इसके अंदर, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या जो अभी नया सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो आपके लिए बना दूँगी। तो आरबीआई ग्रेड बी की जो तो जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। तो जो पोस्ट का नाम है वो आरबीआई ग्रेड बी है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेल रेपुटेटेड जॉब है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो अप टू 150 तक, और यानी कि 150 के आसपास इसकी ऑल ओवर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है। तो ऑब्वियसली आरबीआई आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ग्रेड बी है, यानी कि एक मैनेजरियल लेवल का ये एक आपके लिए पोस्ट है। तो बहुत ही एक अच्छा बहुत अच्छा ये पोस्ट है। तो 150 तक वैकेंसी है। और अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है, जैसे कि एसबीआई पीओ के लिए होता है या फिर अदर आईबीपीएस पीओ के लिए होता है, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। जो इसकी मैक्स एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और उसमें भी रिलैक्सेशन है कि अगर आपने पीएचडी वगैरह कर रखा है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपने एमफिल वगैरह किया है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके लिए 60% होनी चाहिए। जो मैक्स परसेंटेज होता है वहाँ पे मिनिमम परसेंटेज जो पूछा जाता है, रिक्वायरमेंट है ये। तो अंडर ग्रेजुएट हो तो 60% है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तो आपके लिए जो मिनिमम होना चाहिए परसेंटेज वो 50% यहाँ पर होना चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर बात की जाए तो 6 है यहाँ पे। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट किसको बोला जाता है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट किसको बोला जाता है। तो प्री एग्जाम आप कितनी बार भी आप क्वालिफाई कीजिए उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट में नहीं काउंट किया जाता है। जब तक आपने मेन का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है वो अटेम्प्ट नहीं कहलाता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेंस आपने कितने बार मेंस एग्जाम दी है वो आपका उतना अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने एसबीआई पीओ का जो एग्जाम्स हैं मेन एग्जाम तक आप 2 बार पहुंच गए, लेकिन इंटरव्यू या फिर मेन एग्जाम में कम मार्क्स की वजह से अगर आप पीछे रह गए, इसका मतलब कि एसबीआई पीओ में आपके कितने अटेम्प्ट हुए, 2 अटेम्प्ट हुए। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो फीस का है तो जनरल के लिए बोला जाए तो 850 रुपीज़ है फीस, एंड अदर देन जनरल ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ वहाँ की फीस है। तो सैलरी रिवीजन तो आरबीआई में बहुत, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी। सैलरी रिवीजन बहुत हो गया है तो इसके अंदर यानी कि मोर देन अप्रॉक्स 60% का सैलरी इंक्रीज हो गया है। 60% क्या सोच सकते हो आप, 10-20 नहीं, डायरेक्ट 60% का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज यानी कि अभी जो होगा वो 160% अप्रॉक्स यहाँ पर माना जाएगा सैलरी। तो सैलरी के लिए एक अलग हो जाएगा। तो सब अगर टोटल मिला के जितनी भी एमिनिटीज़ वहाँ पे मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उन सभी को ऐड कर दिया जाए तो 2 लाख तो मैंने कम लिखा है वैसे थंबनेल में, मोर देन दैट हो जाएगा, 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब सैलरी रिवीजन होता है यानी कि जो बेसिक पहले दिया जाता था आरबीआई ग्रेड बी को वो 35,150 रुपीज़ होता था, लेकिन अभी सैलरी रिवीजन करने के बाद तो सैलरी रिवीजन के बाद जो सैलरी नहीं होती है वो 55,200 के इतना उनका सैलरी होता है। और जो अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, एमिनिटीज़ होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि आरबीआई ग्रेड भी एक हाई लेवल का यानी कि फर्स्ट क्लास जॉब बोला जाता है इसको। तो यहाँ तक लीज़ हो गया, पेट्रोल्स हो गए, तो इन सभी के जैसे बेसिक बढ़ गया है तो लीज़, पेट्रोल, जो भी जितने भी अलाउंसेस है, मेडिकल फैसिलिटी है आपके लिए, जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंसेस, वो सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो दोनों मिला करके कि ओवरऑल फैसिलिटी आप ऐड करते हो तो 2 लाख तो कम है, 2 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पर आपकी ओवरऑल सैलरी वहाँ पर बन रही है। तो इतना आपको बताना था। और जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, हमने एज क्राइटेरिया वगैरह सब देख लिया है, फीस वगैरह देख लिया है। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है
वो एग्जाम पैटर्न जैसे कि आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है सेम एज इट इज़ है। जैसे कि प्री जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम वो 200 मार्क्स का होता है। वैसे आपको 300 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं, 300 क्वेश्चन, जैसे आपका मेन का एग्जाम होता है एसबीआई पीओ वगैरह का, बैंकिंग का। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 पेपर होते हैं प्री एग्जाम में। और 200 का ये क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे के लिए होता है। सेक्शनल टाइमिंग इसके अंदर मेंशन दी गई है अलग अलग से। एंड जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं इसके, क्वेश्चन जो होते हैं वो 300 होते हैं, लेकिन मार्क्स क्या होता है 200 है, यानी कि ऑप्शनल भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दी जाएंगे यहाँ पे, यानी कि आइदर और में जैसे बोला जाता है कि 2 में से आप एक सॉल्व करो, तो 300 क्वेश्चन से आपको 200 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ईच 1 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे आइदर और की कंडीशन पूछी जाएगी। यहाँ पे जो सिलेबस तो इसकी बैंकिंग के टाइप में है, जो ये प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर था। जो मेन एग्जाम है वो मेन एग्जाम ओवरऑल आपका क्या होता है कि जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम्स क्रैक करते हो, डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जो मेन एग्जाम होता है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए इसमें 3 पेपर ही होते हैं मेन एग्जाम में। तो फर्स्ट होता है एक डिस्क्रिप्टिव जो इकोनॉमिकल या फिर सोशल इश्यूज के ऊपर होता है, उसके अंदर 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, ऐसा माना जाता है। इंग्लिश एक होता है जनरल या फिर जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो। एंड जो तीसरा थर्ड सब्जेक्ट होता है वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ऐसा होता है, तो इसके अंदर भी 50% ऑब्जेक्टिव होता है, 50% डिस्क्रिप्टिव होता है, और इंग्लिश जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस हिसाब से यहाँ ये होता है। और ये जो होता है ये 3 फेज में होता है, इसका जो एग्जाम होता है 3 फेज में होता है। फर्स्ट तो हो गया हमारा प्री, देन मेन, उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपको पता ही है, जो कि हर किसी पीओ के एग्जाम में ये होता ही है। जो इनका मेन एग्जाम होता है वो 3.5 घंटे का होता है, 3.5 घंटे का होता है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर भी दी जाती है, और जैसे बैंकिंग में पेनल्टी होती है 1/4 के लिए रॉन्ग आंसर के लिए, वैसे यहाँ पर भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है यहाँ पर, एज इट इज बैंकिंग के जैसा ही है सेम। ऑब्वियसली ये बैंक ही है ना, आरबीआई क्या है, ये भी तो बैंक है। तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको पता होगा, तो सेम इज इट वैसे ही है, खाली इसमें डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अपनी आपकी जो रीडिंग हैबिट है अगर अच्छी है, उसको आप अगर डेवलप करते हो, तो ये क्रैक करना भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन वैसे कंपटीशन जो है यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन आप बोल सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में पूरा 150, और ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो 150 वैकेंसी है, तो कट थ्रो कंपटीशन होने वाला है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ आपको क्वेरी रहे इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन लिखिएगा। अपना जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप डेफिनेटली इसका फॉर्म भर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जैसे मिलेगा मैं तुरंत उसी दिन विदाउट वेस्टिंग इन टाइम आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।